सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कल हम लोगों ने पढ़ा था वेपोराइजेशन एंड जो हमारा टॉपिक था सरफेस वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है ना। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिक्विड की ही प्रॉपर्टी है, दैट इज सरफेस टेंशन। मैं पहले बता चुका हूँ ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। और सरफेस टेंशन के रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? सरफेस टेंशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कंटेनर के अंदर ये पानी भरा हुआ है। अगर आप अंदर के एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल है, एक को मैंने पी नाम दे दिया, दूसरे को आर। अगर आप इंटरनल मॉलिक्यूल को देखोगे तो एक मॉलिक्यूल को चारों तरफ से मॉलिक्यूल क्या होंगे? अपनी तरफ खींच रहे होंगे। यानी जो एक मॉलिक्यूल है वो सभी डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा? अट्रैक्ट हो रहा होगा दूसरे मॉलिक्यूल से। लेकिन वहीं अगर आप सरफेस पे मॉलिक्यूल को देखोगे तो ऊपर तो मॉलिक्यूल है ही नहीं जो इसको खींचे, तो नीचे वाले मॉलिक्यूल इसको खींच रहे होंगे। तो होता क्या है, मॉलिक्यूल पी को चारों तरफ से मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो नेट अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि सभी के सभी वेक्टर क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उसको जब इनवर्ड डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे वेक्टर्स कैंसिल आउट ना नहीं होंगे। तो इसी वजह से जो सरफेस का वाटर होता है वो क्या होता है? वो टेंशन में आ जाता है, ठीक है ना। और टेंशन में आने की वजह, इसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। तो समझ में आया कि सरफेस टेंशन क्या होता है और क्यों वाटर के मॉलिक्यूल जो है सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन में आ जाता है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि नेचर के अंदर हर एक मॉलिक्यूल हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, वो क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है। यानी वो और स्टेबल कब होगा मॉलिक्यूल? जब उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, जो सरफेस टेंशन में मॉलिक्यूल है, उसकी एनर्जी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो गए हैं सभी सभी वेक्टर्स। तो इस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी? सरफेस वाले की ज़्यादा होगी। और ये क्या चाहेगा? अपने आप को मिनिमम एनर्जी में लाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, ताकि ये स्टेबल रहे। तो मिनिमम एनर्जी में जब ये लाएगा तो जो सरफेस एरिया है, जो सरफेस एरिया होता है वाटर का, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे उसकी एनर्जी क्या हो जाए? कम हो जाए। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि सरफेस टेंशन में भी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। यही सब यहाँ पे बताया गया है मॉलिक्यूल पी और मॉलिक्यूल आर के बारे में। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए सरफेस टेंशन को डिनोट किया जाता है गामा से। डायमेंशन इज किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर, सीजीएस यूनिट इज डाइन पर सेंटीमीटर। उसके बाद सरफेस एनर्जी क्या होता है? द अफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन इज टू रिड्यूस द सरफेस ऑफ लिक्विड टू मिनिमम, जो अभी अभी मैंने बताया। बट इफ यू ट्राई टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड देन वी नीड टू पुल द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द बल्क अगेंस्ट द हाई अट्रैक्टिव फोर्स। यानी जो सरफेस एनर्जी होगी वो क्या होगी? सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड बाय 1 यूनिट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। जब एक यूनिट, यानी जो एनर्जी सरफेस की है लिक्विड की, अगर उसको 1 यूनिट इंक्रीज करने की कोशिश करें तो वो क्या होगी? उसकी सरफेस एनर्जी होगी एंड द डायमेंशन इज जूल पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन है, वो बेटा दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पे। नेचर ऑफ लिक्विड क्या होगा? जो सरफेस टेंशन है वो डिपेंड करती है अट्रैक्टिव फोर्स की, फोर्सेस के ऊपर, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन जो है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस के। अगर किसी मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पे सरफेस टेंशन भी क्या होगी? ज़्यादा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगी? कम। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर के सरफेस टेंशन इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी लिक्विड का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? लिक्विड की बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो 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 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द इनवर्ड पुल, ठीक है ना। और उससे क्या होगा? फंक्शनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो सरफेस टेंशन क्या होगा बेटा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, कम होने की वजह से सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा? ज़्यादा होगा।
सम कॉन्सिक्वेंसेज सरफेस टेंशन के क्या होते हैं? स्फेरिकल शेप ऑफ द ड्रॉप। पानी की बूंद जो है वो स्फेरिकल शेप क्यों अक्वायर करती है? ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन देखो ये है, यहाँ पे इनवर्ड फोर्स लग रहे हैं सभी के सभी, ठीक है ना। इनवर्ड फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, इसको स्फेरिकल शेप के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से सरफेस टेंशन रिस्पॉन्सिबल ना केवल स्फेरिकल शेप के लिए होता है ड्रॉप की, आप देखो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम ये भी कह सकते हैं कि जो शार्प ग्लास एज होती है वो कुछ टाइम के बाद हीटिंग करने के बाद स्मूथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है हमारा ग्लास जहाँ पे हमने हीट किया है उसको, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, जब राउंडेड शेप में वो आ जाता है तो इसको हम ये भी पॉलिशिंग ऑफ ग्लास भी बोलते हैं। सेकेंड इज़ द कैपिलरी एक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो कैपिलरी एक्शन क्या होगा, जब कोई लिक्विड क्या करता है, राइज करता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। जहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल होता है और कैपिलरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दो फोर्सेस, एक अडहेशन और एक सरफेस टेंशन। अडहेशन, अडहेशन का मतलब, डी का मतलब है यहाँ पे डिफरेंट, ठीक है ना, याद करने का तरीका है। एक कोहेसिव होता है, एक अडहेशन, डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंटरेक्शन होगा किसके बीच में? लिक्विड और ग्लास की वॉल के बीच में, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? अडहेशन फोर्स। और दूसरा फोर्स है सरफेस टेंशन। तो ये दोनों कलेक्टिवली काम करते हैं कैपिलरी एक्शन के अंदर। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेस है हमारा सरफेस टेंशन का, जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड वेट द थिंग्स, ठीक है ना। जो लिक्विड है उसके अंदर कोई भी चीज़ रखोगे आप, वो क्या हो जाएगी? गीली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है वो स्प्रेड करता है थिन लेयर की फॉर्म के थिन लेयर की फॉर्म में किसी भी सब्सटेंस के ऊपर। और आप देख सकते हो कि जितने भी मॉइस्ट सॉइल ग्रेन्स होते हैं वो पुल टुगेदर बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ थिन फिल्म ऑफ वाटर इज रेड्यूस्ड। तो सरफेस टेंशन की ये दो तीन एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए। डेली लाइफ में क्या यूज़ है? कपड़े धोते हुए हम क्या करते हैं? सोप या डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। तो सोप और डिटर्जेंट क्या करता है? वाटर की सरफेस टेंशन जो होती है उसको कम कर देता है, ताकि क्या हो सके, जो वाटर है वो कपड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा गीला कर सके और डर्ट या ग्रीस को क्या करे, वहाँ से निकाल सके बड़ी इजीली। तो डेली लाइफ में हमारा ये भी एक यूज़ है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक करोगे आप। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी। ओके बेटा, थैंक यू।